नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। मुंबई में 2006 में हुए लोकल ट्रेन में सीरियल बम विस्फोटों के करीब 9 साल के बाद विशेष अदालत ने 12 दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने 5 लोगों को मौत की सजा और 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विस्फोट में 179 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई उन पर बम प्लांट करने का आरोप साबित हुआ है। जी हां, आखिरकार 9 साल के लंबे इंतजार के बाद मुंबई ट्रेन धमाके की पीड़ितों को इंसाफ मिल गया। लंबे वक्त तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने 11 सितंबर को 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट में दोषियों की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि वो मकोका कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वो 11 जुलाई 2006 का दिन था। मुंबई में शाम के वक्त लोकल ट्रेनों से लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। तभी माटुंगा से मीरा रोड के बीच एक के बाद एक साथ धमाके हुए। ये सिलसिलेवार 7 बम विस्फोट मुंबई और ठाणे जिलों के बीच माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड स्टेशन पर हुए थे। इन धमाकों में 188 लोगों की मौत हो गई और 800 से ज्यादा घायल हुए। जिस समय बम विस्फोट हुआ उस समय लोकल ट्रेन में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। बम हादसों की खबर जैसे ही लोगों को लगी, हाहाकार मच गया। सातों जगह लाशों के ढेर लगे हुए थे। धमाके में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति को नुकसान हुआ। अब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के पीड़ितों को इंसाफ मिल गया है। मुंबई की विशेष अदालत ने 2006 में मुंबई ट्रेन धमाके मामले में 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने 7 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोग पक्ष ने पिछले हफ्ते 12 में से 8 दोषियों के लिए मौत की सजा और बाकी 4 को आजीवन कारावास दिए जाने की पैरवी की थी। मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते की तरफ से दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के 28 लोग इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान से बम बनाने में माहिर कुछ आतंकियों को मुंबई भेजा था। इन आतंकियों ने मुंबई के कुछ युवकों को जिहाद के नाम पर बरगला कर इस घटना को अंजाम दिया। इन युवकों से कहा गया कि अगर बम विस्फोट के समय उनकी मौत भी हो जाती है तो उन्हें जन्नत नसीब होगी और मरते समय उनके चेहरे पर नूर होगा। 9 साल बाद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में तो अब फैसला आ गया है, लेकिन कई हाई प्रोफाइल मामले हैं जिनमें अब भी पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, तो पीड़ितों को इंसाफ मिला है। 9 साल के बाद ये इंसाफ मिला है, लेकिन आखिर हमारे देश में इंसाफ इतने वक्त के बाद क्यों आता है, और जब आता है तो उस पर सियासत क्यों हो जाती है? आपको बता दें कि इस मामले को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जो आरोपी थे उन्हें सजा नहीं मिली है, बेगुनाह लोगों को फंसा दिया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है धर्मेंद्र दिवाकर, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ में मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी। हमारे साथ में मौजूद हैं जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, और दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जगदीश जी, अब प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या वाकई ऐसा हुआ है कि आरोपी जो थे वो बच गए हैं और बेगुनाह लोगों को सजा मिल रही है? तो फिर आखिर 9 साल तक क्या हो रहा था? एक्चुअल क्या है कि उनका ये कहना है कि मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व थे तो पकड़े गए हैं। और एक लंबा प्रोसेस, बहुत समय लगा इसमें। 5,000 कुछ पृष्ठों की पूरी रिपोर्ट है ये। 151 गवाहों के उसमें बयान लिए गए हैं। वो 189 लोग मरे थे और 817 के करीब घायल हुए थे। इतना बड़ा बीभत्स कांड था। और मैं ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बहुत देर हुई है, इतना समय नहीं होना चाहिए। न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ जो है उसके लिए कोई न कोई एक सटीक तरीका होना चाहिए। अभी भी आप क्या कह रहे हैं कि मकोका कोर्ट अब डिसीजन दे चुका है, वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट भी पता नहीं कितने वर्ष लटकाएगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो न्याय मिलना ना मिलना बराबर हो जाता है कि जो पीड़ित होता है उनके मन में एक लालसा रहती है
कि भाई हमारा तो नुकसान हुआ, कम से कम जो करने वाले हैं उनको सजा तो मिले, लेकिन सजा मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत समय लगता है। और लास्ट में कई बार क्या हो गया, वो लास्ट में फंस जा रहे हैं वहां पे कि साहब वो तो बहुत दिन हो गए आपने इसमें, वो जो दया याचिका फिर राष्ट्रपति के यहाँ फंस जाएगी। और मैं ये देखता हूं कि किसी भी डिसीजन में 20-20 साल लग जा रहे हैं, और तब फाइनल कोर्ट्स के बाद दया याचिका खारिज होते हैं, तब कहीं फांसी की नौबत आती है। तो हमें इस तरह के केसेस में फास्ट ट्रैक में होने चाहिए, ताकि अन्य लोगों को उसका जो है सबक मिले और वो महसूस करें कि ऐसी घटना हुई तो उसका जो है दर्दनाक उनको हादसा, उनको जो है परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन देश में आज जो धर्म के नाम पर कई बार चीजें उठने लग जाते हैं, उसका विरोध करते हैं। कोई भी जो मुजरिम है वो मुजरिम है, उसका कोई धर्म कोई जाति नहीं होती, वो गुनाहगार है और गुनाहगार को गुनाहगार की नजर से देखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी। क्या वाकई ऐसा होता है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर कुछ बातों को तय किया जाता है और कई बातों को, सही बातों को भी नकार दिया जाता है? ये तो न्यायपालिका थोड़ा जल्दी अगर अपने इसको करें, जो भी केस हैं, जितने भी जजमेंट हैं, जल्दी से जल्दी हों और राजनीति कम हो। राजनीति ज़्यादा करते हैं लोग, और कुछ जो वकील लोग हैं ये ज़्यादातर दाव बनाते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं और इसको ज़्यादा लंबा खींचते हैं। जितने भी जजमेंट होते हैं उनको डिले करने का काम ये वकीलों का है, ये बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। बिल्कुल डिले वाकई होता है। और आखिर ये डिले क्यों होता है? न्यायपालिका पर भी कई बार सवाल उठ रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि न्याय मिलने में इतना वक्त आखिर क्यों लगता है? जाटव जी, क्या वजह मानते हैं आप? वाकई लगता है आपको कि हमारे देश में इंसाफ जो है वो बहुत वक्त के बाद मिलता है, या फिर मिलता भी नहीं है? ठीक बात है, ये जो है जिस तरीके से चर्चा हो रही है, और इंसाफ न्यायपालिका में समय लगता है इसमें, और जबकि ये 9 वर्ष में भी जो आया है वो मकोका स्पेशल कोर्ट ने इसको डिसीजन दिया है। और मुझे लगता है कि इसमें सभी पहलुओं को जांचने में और तमाम तरीके के प्रेशर, क्योंकि इसमें कुछ लोग कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे, विदेश पाकिस्तान से भी जुड़े हुए लोग थे, तो शुरुआती दौर में तो ठीक है कि जांच में शायद मुझे लगता है कि इसमें समय लगा हो। आगे जिस तरीके से ये हाई कोर्ट में याचिका करेंगे तो हाई कोर्ट में अब समय नहीं लगना चाहिए, और ये जितने भी जो अपराधी हैं, यानी कि मानते हैं आप कि हमें अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसको तो सुधारने की आवश्यकता है, और तेजी लाने की जरूरत है। जी जी, त्यागी जी क्या कहेंगे आप? देखिए गीतांजलि जी, इसमें ऐसा है कि न्यायपालिका की, मैं ऐसा नहीं मानता कि न्यायपालिका की इसमें कोई गलती है, लेकिन जब हमारा एक संविधान, हम गलती नहीं कह रहे हैं, हम इसे गलती नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम देरी का जो तेजी होनी चाहिए वो नहीं है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये पिछले अंग्रेजों के टाइम से हमारा ये चला हुआ आ रहा है, और इसके अंदर हमारे अंदर देखिए है अपनी जगह ठीक, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको एक समय, मतलब तय समय के अंदर इसके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इसके अंदर समीक्षा होनी चाहिए कि देखिए हमारे संविधान में एक ऐसा है, या हमारे न्यायपालिका के अंदर एक ऐसा है कि हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाहगार है, लेकिन उसको अपनी सफाई में अपने कुछ कहने के लिए उसको एक पूरा एक समय दिया जाता है। और लेट का एक कारण ये होता है, उसका जो हमारी ये मतलब लॉयर जो वकील जो है, वो उसका कई बार उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, कि जैसे अपनी बात रखने के लिए मान लिया एक बात रख दिया, उसके बाद में फिर अगली तारीख पे कोई आई तो उसके अंदर पेश ना होना, या कई एक तो इस तरीके के कारण होते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे अंदर एक नई एक व्यवस्था, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की मतलब हुई है, बहुत जल्दी एक वो उसमें फैसला देते हैं। तो इसी तरह की समीक्षा होनी चाहिए, और हर केस की, या जो भी मतलब वकील मतलब जिस अपने मुवक्किल का केस लड़ता है, उसको तय समय के का आपने जिक्र किया है, और ये भी कहा है कि बहुत जल्दी उसमें फैसले आ रहे हैं। नेगी जी, क्या वाकई ऐसा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जिस लिए बनाए गए थे वो उचित तरीके से वो काम हो रहा है? क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी कई ऐसे मामलों के लिए उंगलियां उठी हैं जिनमें देरी हुई है, जबकि जल्दी होना चाहिए। गीतांजलि जी, जो रेगुलर हमारी कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो फास्ट ट्रैक का जो मतलब जो डिसीजन है, जो फैसला है, उनसे बहुत जल्दी, जैसे आप इसी को लगा लो कि 9 साल मतलब लगे। नहीं, मैं इसीलिए नेगी जी से प्रश्न कर रही हूँ, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और देख रहे हैं बखूबी इस तरह के मामलों को भी और इंसाफ पीड़ित लोगों को भी। नेगी जी, जैसे मैंने प्रश्न किया कि क्या वाकई फास्ट ट्रैक कोर्ट जिस मकसद के लिए बनाए गए थे वो मकसद पूरे हो रहे हैं, इंसाफ जल्दी मिल पा रहा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी कई मामलों में उंगलियां उठती रही हैं। नहीं,
फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो मतलब ही यही था कि हमारा जो समय लगता है वो कम से कम समय में हम उसमें जजमेंट दे पाए। देखिए सवाल क्या होता है कि अगर कोर्ट में केस लंबा चलता है तो आपने देखा होगा आधे से ज्यादा गवाह भाग जाते हैं, लास्ट में थक हार जाते हैं, कईयों की डेथ हो जाती है, तो मुकाम तक केस नहीं पहुंच पाता था और जो पीड़ित है उसे बहुत परेशानी होती थी और पीड़ित को भी जो है उसकी जान को भी खतरा रहता था, क्योंकि अगर मुजरिम जो है वो उसको सजा नहीं मिलती है या उसको जो है तो वो उसको धमकाया जाता है। कई बार आप देख रहे हैं अभी भी हो रहा है कई जगह, तो बड़े मामले हैं, हाई प्रोफाइल मामले हैं, लास्ट में वापस कर दे रहे देख लें, आप तंदूर कांड देख लें, आप आरुषि हत्याकांड, तो गवाह तो वाकई सही तो गवाह जो है वो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जैसे कि भी त्यागी जी ने कहा कि यहाँ पर क्या है कि वकील लोग जो हैं उनका एक ऐसा नेक्सस है कि टाइम ले लेना, अगली डेट ले लेना, उस दिन बीमारी का सर्टिफिकेट जमा कर देना, मतलब वो एक प्रोसीजर को जो है स्पीड नहीं पकड़ने देते हैं। और एक दूसरा पुलिस के भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बखूबी अपना काम सही नहीं निभाते हैं, क्योंकि चार्जशीट टाइम पे जमा नहीं होगी, चार्जशीट में जो भी गवाह हैं उनकी प्रोफाइल पूरी समय पर जमा नहीं होगी, तो कोर्ट अपना डिसीजन नहीं दे पाएगा। और जब तक गवाहों की पूरी समीक्षा नहीं होती, कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है यहाँ पर यह कहा जाता है कि 10 गुनाहगार छूट जाए चाहे एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कभी जो फांसी हुई थी पीछे जिस केस में, रात को 2:30 बजे भी हमारे देश के कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने रात पूरी जो है कोर्ट खोल के रखे कि कल को ये बात न रह जाए कि बात हमें नहीं सुना गया, क्यों सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। तो ये एक मिसाल दी है पूरे वर्ल्ड को, हम न्याय के प्रति संजीदा हैं और हमारी न्याय व्यवस्था पुख्ता है। लेकिन यह है कि इसको लाइनअप देना ये वकीलों का काम है और पुलिस का महकमा का काम है कि वो इसको स्पीड दे ताकि लोगों में न्याय व्यवस्था पर जो भरोसा वो बना रह सके। जिस वक्त ये हमला, जिस वक्त ये धमाके हुए थे नेकी जी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि कोई हमारे पास में किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं था, कुल मिलाकर खुफिया एजेंसियों की ओर से किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया था। आप मानते हैं कि हमारे देश की जो इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं फेलियर जो है उसमें कई बार नजर आता है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले होते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो फेलियर साबित होता है। पंजाब की घटना ले लीजिए, ये घटना ले लीजिए, और ये तो साफ साफ कहना था कि हमारे पास कोई अलर्ट ही नहीं था। ऐसा कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ उनका एक आईएलओ डिपार्टमेंट होता है जो कि खुफिया डिपार्टमेंट है। हाँ। और बहुत मोटा फंड उनको मिलता है, उनके अपने जो मुखबिर होते हैं जगह अपना आप तो करते ही हैं, लेकिन एक के बाद एक लेकिन वो वहाँ चूक है, वहाँ पर चूक है। देखिए सवाल है, आपने उस पूरे की पूरी जो चेन थी आपने उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप। या तो उस पैसे को बचाने की बात की जाती है, अगर वो पूरा नेक्सस को तोड़ा जा सकता है, अगर उन तमाम स्रोतों को आप काम पे लगा देंगे। आपने एक पिक्चर में देखा होगा अगर पुलिस वाला अलर्ट होता है चप्पल जो है मंदिर से चोरी नहीं हो सकते। मतलब सीधा कहने का ये है कि पुलिस वाले की निगाह बहुत तेज होती है अगर वो चाहे तो, लेकिन जहां निगाह सिर्फ जो है आप सड़कों पर भी आप देख रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख रहे हैं, वो ट्रैफिक वायलेशन वालों को नहीं, वो अपने नोट बनाने में लगे होते हैं कि यहाँ इसमें ये गलत जा रहा है, तो उससे पैसे लेने की बात करें, चलान नहीं काटेंगे। जब तक चलान नहीं काटेंगे तब क्या बाहर के देश में यहीं का ड्राइवर जो है बाहर के देश में कैसे चला लेता है गाड़ी सही? उन्हें पता कि अगर आप दुबई चले जाओ तुरंत आपके खाते से 8,000 रुपए कट जाएंगे, आपने रेड लाइट जंप कर दी। हिंदुस्तान में 50 रुपए पकड़ा दो पुलिस वाले को, तो हमने अपने आप को बहुत इजी बना दिया। तो न्याय व्यवस्था के तभी है पुलिस वाला अगर ईमानदारी से काम करे, ये नहीं हो सकता कि इतना बड़ा 11 मिनट के अंदर धमाके हुए थे, पूरी प्लानिंग उन्होंने की थी, हर स्टेशन में उन्होंने धमाके किए हैं, रेकी की गई थी और पूरी प्लानिंग पूरा। तो ये नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी हो जाए। आप आज की डेट में भी देखिए हमने स्टेशनों पे मेटल डिटेक्टर लगा रखे हैं, सामान की चेकिंग के लिए पुलिस लगी हुई है। क्या वो पुख्ता इंतजाम है? वो करते हैं उसको? आधे वक्त तो मशीनें खराब। जब धमाका होता है हाँ उसके जो है 2-3 महीने तो अलर्ट होता है, सब जगह अलर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो हम जो है घटना होने के बाद हम जागते हैं और फिर हम उसी एक यानी कि यहाँ सुधार की जरूरत है, सुधार, अलर्टनेस। सबसे बड़ी इस देश के अंदर देशभक्ति नहीं है, राष्ट्र प्रेम नहीं है, हम राष्ट्र के प्रति जवाबदेह नहीं है, हम सिर्फ नौकरी के लिए नौकरी कर रहे हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है। अब वही सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी का कहीं घटना हो जाती है, हम हमारे उठा के 100 आदमी जाते हैं, बसें तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, हम नहीं समझ रहे हैं कि ये बसें हमारे काम की हैं, कल इन्हीं की वजह से हमें सफर करना पड़ेगा। तो वो राष्ट्र प्रेम हम जगा नहीं पा रहे हैं जो देश के अंदर होना चाहिए, और वो नीचे से बुनियाद से होना चाहिए। जाटव जी, पूरी व्यवस्था को संभालने की और सुधारने की जरूरत है, सत्ता में है आपकी पार्टी, क्या वाकई कुछ सुधार की उम्मीद जताई जाए? स्वाभाविक बात है, जो घटनाएं होती हैं तो उसके बाद में सुधार की गुंजाइश शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से ये घटना उस वक्त में हुई, तत्कालीन सरकार जो भी रही उस वक्त, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। और जो खुफिया तंत्र में जो कहीं लचर व्यवस्था रही
मुझे लगता है कि उसकी जांच करके जिन लोगों ने जो लचरता देखी थी उसको भी जांच होनी चाहिए। और मुझे जानकारी नहीं कि वो क्या स्टेटस है उसका, मगर जाहिर सी बात है कि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं वो हमारे लिए सुधार के मौके निकालती है और आगे सुधरना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाओं को, खुफिया तंत्र को, सबको सुधारना जरूरी है। सुधारने की जरूरत है, सुधार की भी जरूरत है, लेकिन सुधार होगा या नहीं होगा ये एक बड़ा प्रश्न जरूर बना हुआ है। धर्मेंद्र जी, लश्कर और सिमी ने इस पूरे हमले की साजिश रची थी, ऐसी जानकारी के हिसाब से निकलकर बातें आई थी। आपको लगता है कि लगातार आतंकी संगठन जो हैं वो हमारे देश में और ज्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं? इस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जरा सी भी चूक ना जाने कितने लोगों की जान ले जाएगी। इस पर पुलिस प्रशासन को जरा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर ये आतंकवादी तो लगे ही रहते हैं, कहीं ना कहीं ब्लास्ट की प्लानिंग में लगे रहते हैं और प्लान करते ही रहते हैं, ब्लास्ट होते ही रहते हैं। इस पर जब तक अपना प्रशासन, अपने अधिकारी ज़रा नज़र नहीं रखेंगे, अच्छी तरह से इनकी रिपोर्ट नहीं होगी, देखेंगे नहीं, तो ये तो अपना लगे रहते हैं ब्लास्ट करने के, दिमाग में लगाए रहते। जिस तरह से त्यागी जी हम लगातार बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, उस वक्त आपकी सरकार थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो ध्यान है वो रखना चाहिए था, आपकी ओर से उस वक्त कहा गया था कि हमारे पास कोई ऐसा अलर्ट जारी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई को तो हमेशा एक टारगेट पर रखा गया है। निगी जी, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूं तो मुंबई को हमेशा एक टारगेट पर रखा गया है। इससे पहले भी जो बम धमाके हुए, जो आतंकी हमला हुआ है, वो भी मुंबई पर हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज्यादा अलर्ट की जरूरत आपको नहीं लग रही? देखिए, अलर्ट तो सरकार को, जो खुफिया तंत्र है हमारा, उसको अलर्ट तो हर टाइम और रहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि अलर्ट नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के, आप चाहे पाकिस्तान में देख लें, उस वक्त जो ये धमाके हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार से थोड़ी सी चूक हुई थी अलर्ट करने में? देखिए, अगर चूक ना हुई होती तो ये घटना ही क्यों घटती? यानी कि अपमान? नहीं, मानने की बात नहीं है। देखिए, जो हमारे ये आतंकवाद है, आतंकवाद कोई आज नया नहीं है, ये आज भी है और पहले भी था। तो हम कहीं ना कहीं, जहां हमारा खुफिया तंत्र किसी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है, आतंकवादियों का तो देखो अपना कोई धर्म नहीं होता। त्यागी जी, आपको नहीं लगता इस तरह की जो लापरवाहियां होती है, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रही हूं, और जो भी पार्टी सत्ता में होती है मैं उन सबकी बात कर रही हूं, आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो लापरवाहियां हैं वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों को और हवा दे रहे हैं, उन्हें सक्रिय कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या पहले कांग्रेस की सरकार की रही हो, ये जब तक इच्छा शक्ति हम लोगों के अंदर नहीं होगी, हम इसके जब तक समाधान की तरफ, इसके तरफ नहीं चलेंगे, तो देखिए ये घटनाएं, आतंकवाद का भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अभी आपने देखा होगा चीन में भी हुआ है और दूसरे देशों में भी होता है, फ्रांस में भी हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब, जब तक इससे आतंकवाद के ऊपर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जो दूसरे देश भी जो हैं, जो हम लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको कह देना चाहता हूं, ये खिलवाड़ ही करते हैं। अभी जैसे आप देख लो, हम भाग भाग के मतलब अमेरिका के पास जाते हैं। शुरू से मैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की, माफ करना, मैं स्पेशल बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं, हम कोई भी अगर घटना होती है तो अमेरिका की तरफ देखते हैं हम लोग। लेकिन अभी आपने देखा होगा, मैं आज एक दोपहर को टीवी देख रहा था, हमारे अमित शाह जी जो है, बहुत एक लंबा चौड़ा, बहुत जोशीला एक भारत मतलब वो दे रहे थे कि ये अब जो हमारी सरकार है, ये जो हमने वादा किया था कि अगर वो एक सर काटेंगे तो हम उनके 4 सर काट के लेके आएंगे। उसका उदाहरण आपने देखा हो, हमने म्यांमार में घुस करके, जिन्होंने हमारी तरफ आंख उठा करके देखा, हमने उससे सीमा के अंदर, नहीं, सीमा के अंदर घुस के गिरा दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एकजुट हम लोगों को होने की जरूरत है, एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है, और अपने बलबूते, मतलब दूसरे की तरफ ना देख करके, अमेरिका की तरफ ना देख करके, और किसी की तरफ ना देख करके, अपने घर के अंदर बैठ करके, अपने एकजुट होकर के उसका एक समाधान ढूंढना पड़ेगा। आतंकवादी तो अपना देखिए, जिसका जो काम है वो तो सवाल ये है कि ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। तमाम राजनीतिक दलों को आतंकवाद के मुद्दे पर एक होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब विशेष करके आतंकवाद तो राजनीति शुरू हो जाती है और ये कहा जाता है कि यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही एक दुर्भाग्य है, इस तरह की यही दुर्भाग्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, इस दुर्भाग्य पे और इस जटिलता पे हम बात करेंगे। ये चर्चा लगातार यूं ही जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
आप रखिएगा। अब ये घटना कैसे घटी जो घटना घटने वाले नहीं तो पूछना ओ माय गॉड, अब ये मत कह दीजिएगा आप, मेरी डिबेट सीधा जाटव जी पे फोकस हो जाएगी फिर। मुजफ्फरनगर में किसने कराया मुझे बताओ, चुनाव हुए थे 2014 आतंकवाद तो बहुत गंभीर मसला है और इस पर तो सबको वाकई अब एक होने की जरूरत है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टेंशन हो जाएगी। आतंकवाद तो बढ़ रहा है लगातार, और एक वर्ल्ड के लिए भी एक अच्छा मैसेज है अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है, आतंकवादी घटना होती है। क्योंकि देखिए आतंकवाद की भेंट कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं चढ़ते, पूरे देश के अलग अलग समुदाय, जाति, पार्टियों से जुड़े नहीं जुड़े, वो राजनीतिक चीजें अलग रह जाती हैं। देखें कौन मर रहे हैं, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों ने प्लान किया बम, उनसे ये पूछिए क्या उसमें मुसलमान नहीं मरे हैं, कितने मरे हैं बेचारे, फिर क्या फायदा हुआ। मेरे को तो मेट्रो का भी कई बार डर रहता है, सच बता रही हूँ मैं आपको। नहीं, आई स्वेयर सर, सीरियसली समटाइम मैं आपको बताऊं सर, रात के वक्त आप जाइए, रात के वक्त आपकी चेकिंग भी नहीं होती है ढंग से। नहीं अच्छा, मेरे अच्छा बोलने से थोड़े बम फूटेगा और नहीं फूटेगा, ये सच है सर, बिल्कुल ध्यान कहीं और है। यस, और आप ये देखिए, मेरे ख्याल से तो इन्हें ये कर देना चाहिए कि मेट्रो में इतना ज्यादा सामान आप लेकर चले ही ना, ये नहीं कर देना चाहिए। मेट्रो ना सिर्फ सर्विस क्लास लोगों के लिए होनी चाहिए कि भाई चलिए आपको, लेकिन ये हो नहीं सकता, सामान नहीं होना चाहिए इस तरह, इतना सामान नहीं। हाँ 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 जी, नहीं वहाँ तो क्या कहेंगे सर उसे, क्या कहते हैं उन मशीनों को सर, वो लगी होती है, मतलब वो हाई क्वालिटी की हैं वहाँ मॉल्स वगैरह में। मॉल्स में ये सब नहीं हो सकता सर। मॉल्स में एक जगह नहीं है कि जहाँ आप चेकिंग कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, वहीं पर है। मॉल्स में जगह जगह पर ये है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में आखिरकार इंसाफ मिला है। 9 साल के बाद ये इंसाफ मिला है, लेकिन इंसाफ के बाद भी सियासत शुरू हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो इंसाफ हुआ है ये सही नहीं हुआ है। जो आरोपी थे उन्हें सजा, जो आरोपी थे वो कहीं ना कहीं बेगुनाह होकर छूट गए हैं और जो बेगुनाह है उन्हें सजा मिल रही है। आखिर ये राजनीति क्यों होती है और खास तौर पर इसे धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है? हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए, इसी पर हम चर्चा करें और एक बार फिर से मैं मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी, दयाराम त्यागी, नेता कांग्रेस, जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और धर्मेंद्र दिवाकर, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाटव जी, जैसा अभी पूरी बातें आपने सुनी है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सबको एकजुट हो जाना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, पुलिस महकमे को बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, हमारे खुफिया तंत्र को अलर्ट होने की जरूरत है, लेकिन ये अलर्टनेस आखिर क्यों कम रह जाती है जिसकी वजह से ये सब इस तरह की आतंकी गतिविधियां जो हैं इसको आतंकी अंजाम देकर निकल भी जाते हैं? देखिए गीतांजलि जी, सबसे पहले हम पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल को देखते हैं। ठीक है। समझौता बम ब्लास्ट, 6/11 बम ब्लास्ट, 26/11 बम ब्लास्ट, मालेगांव बम ब्लास्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर पाइप बम रखा, और ये सब चीजें हो रही हैं। तब की सरकार मूक दर्शक बनी हुई। इसके अलावा आसाम पूरा जला, जहां से प्रधानमंत्री आते थे, आतंकवाद की भेंट चढ़ा, सारी दुनिया ने देखा। हम लोग 2006 में चीख करके कह रहे थे कि सीमावर्ती राज्यों में जो मदरसे हैं वो अचानक वहां पर चहल पहल होनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के 39 जिले, उनमें ये आतंकवादी घटनाएं घटित हो रही हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं।
2006 का स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि इसको संभालें। सब मूक दर्शक बने रहे। परिणाम क्या निकला? तमाम हजारों जाने गई। कौन फेल हुआ? विपक्ष आपको आगाह करा रहा है कि देखो वहां पर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। मदरसों में चहल पहल बढ़ रही है। आखिर अचानक जो है मदरसों में जो स्थिति पैदा होगी, तुम्हें छापे मारने चाहिए, वहां जाकर के उसको देखना चाहिए। हम अपनी इंफॉर्मेशन इनको दे रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल आंख पे पर्दा डाल करके बैठे रहे। हमारे पास में दुनिया का सबसे बढ़िया, हमारे पास जन्म वहां से दिया जाता है देश में। आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं जड़ें पसरी हैं आतंकवाद की? बिल्कुल बिल्कुल। आप जितने भी आप देखो ना, इस पूरे प्रकरण में जितने भी जिन्होंने बॉम्ब प्लांट किए हैं, वो सब दुर्भाग्य से एक ही धर्म के लोग हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सीधा पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान से आतंकवाद पोषित किया जाता है, और यहां पर व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए उनका एक ही वन पॉइंट एजेंडा। अभी आपने 26/11 जो ताज में जो वो हुआ था, आतंकी घटना हुई थी, उस वक्त में आपने देखा कि यहां घटना हो रही है, आप लोग उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, और वहां बैठा हुआ एक आदमी जो है वो सबको गाइड कर रहा है। ये सारी चीजें क्या मालूम नहीं है? क्या आपके खुफिया तंत्र को मालूम नहीं है? और आप उसको टीवी पर प्रेस को जो है ना वो पब्लिश करने के मौके दे रहे हैं, और वो बंदा वहां पर बैठ करके, पाकिस्तान में बैठ करके आतंकियों को मोबाइल पर वायरलेस पर जो है इन्फॉर्म कर रहा है कि अब वहां से नहीं, वहां से जाकर के अटैक करें। ये सब चीज दिखाई दे रही है। और उसको जो है उस वक्त की सरकार ने जिस तरीके से, मतलब एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसको लिया इन्होंने, ये सिर्फ कांग्रेस की उस वक्त की जो है कुटिल, मतलब गंदी और अव्यवस्था थी। जी चलिए, अव्यवस्था। त्यागी जी, ऐसा क्यों हुआ कि ये चूक हो गई? देखिए गीतांजलि जी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मुझे मतलब बड़ा एक अफसोस होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जहां आतंकवाद की बात हो, आतंकवाद किसी का नहीं होता, किसी धर्म, उसका कोई धर्म नहीं होता। और मैंने भी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जिस दिन हमारे देश के अंदर ये चीज बंद हो जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, मैं विशेष करके पॉलिटिकल, थोड़ी देर मैंने पहले भी कहा था, मैंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहा था, लेकिन अब मैं स्पेशल आपको बीजेपी के लिए इसलिए कह रहा हूं। अरे साहब, आपकी हिम्मत नहीं होती है उन जगहों पर जाकर के छापा मारने की, क्योंकि आपको वोट चाहिए वहां से। अरे जनाब, त्यागी जी, एक बात तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी बात का खुफिया तंत्र या कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है और अलर्ट रहने की आप बात कर रहे हैं, आतंकी मामलों पर सबको एकजुट होने की बात कर रहे हैं, गीतांजलि जी, तो फिर वो अच्छा गीतांजलि, मैं आपको ये बता देता हूँ, चलो जब तो मैं मान लेता हूँ, चलो कांग्रेस की गलती थी। आज आपका गुरदासपुर कांड हुआ है, आज आपका उधमपुर कांड हुआ है, और अब कितनी घटना घटी है आपके सामने, सीजफायर इतने तोड़े हुए हैं, ये कौन करवा रहा है? ये आज सरकार क्या कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जाटव जी से पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी पूछना चाहता हूँ आज कि कांग्रेस ने तो जो किया, चलो मान लेते हैं, कांग्रेस ने जो किया, आर्मी पूरी तरीके से जो है वो आजाद कर दी गई है, किसी को ऑर्डर की जरूरत नहीं है, शूट एट साइड, मार दो उसको, यह आदेश दिया हुआ है मोदी जी ने। आप तो पता नहीं किस किस को मार दोगे और किस किस को मारे, जो घटना घटित हो गई वो वहीं शूट एट साइड। यही भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा नहीं है। अब हिंदुस्तान की तरफ किसी दुश्मन मुल्क को देखना इतना आसान नहीं है। जो आपने खिलौना बना करके रख दिया ना, वो आसान नहीं है। देखिए, आप आपने 10 साल मुख्य प्रधानमंत्री देकर के आपने हिंदुस्तान को पीछे लेकर के खड़ा कर दिया। वो चीज खत्म कर दी है मोदी ने। आज तो मोदी की शक्ल देख करके पाकिस्तान को जो है, मैं की बात कितनी आराम से सुन रहा था, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उसका। जाटव जी, जाटव जी पूरी बात बोला इनकी बात नहीं, त्यागी जी आप बात, जाटव जी थोड़ा तिल मिला नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। चलिए, हम जाटव जी लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं? आज मोदी सरकार क्या कर रही है? आज मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री जो है ना पाकिस्तान का, वो चूहा बन जाता है साहब। क्या बात कर दी हमने? अच्छे अच्छे खां जो है, अच्छे खां बैठे हुए हैं इनके सामने। इनको तो हमने जो काम शुरू,
हमने जो इनको काम शुरू बर्दाश्त कर कहाँ दिया होती है, जाटव जी, सच्चाई बर्दाश्त थोड़ी होती है। उसका आप जैसे हम बता रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे थोड़ी हैं। सी बात रखने अरे दीजिए सुनेंगे, आगे को। सुनेंगे। जाटव जी, भारतीय मैं जनता आपको पार्टी मौका सुनेंगे। शासन जहां पर इन्होंने रहा है तो- वहां पर जाटव कोई जी, दंगा मैं- नहीं हुआ। देखिए, भारतीय गीतांजलि जी, जनता कोई पार्टी दंगा को- नहीं हुआ। मैं बिल्कुल आपको पूरा मौका दूंगा। कोई दंगा नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दंगाई एक शक्ल देख करके चलिए, भागता है हमारी, त्यागी जी, दंगाई शक्ल देख करके भागता है, भारतीय उसकी जनता औकात पार्टी नहीं है। जाटव जी, जैसे थोड़ा हमारे सा जवाब जैसे दीजिए, हमारे प्लीज। बच्चे होते हैं ना, जब वो जन्म लेते हैं तो उनको घुट्टी पिलाई जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले आपके इनको आपके घुट्टी आपके घुट्टी पिलाई जाती है। कि वो इनको अगर सच्चाई का भागने आगे के तीर मौके पिलाए जाते हैं। भाग गए ना आपके मैंने वो। तो देखो कितनी वो सिंपल आगे बात कितने आगे कही आपके थी वो। कि आतंकवाद के मुद्दे पे देश राजकुमार। को एक होना चाहिए। इन्होंने छोड़ कहा कि करके बात भागने शुरू करी। वालों में से नहीं है अब हम मैं इस लोग। बात को मान रहा हूँ। जाटव नहीं, जी, नहीं, आप देखिए ना, जाटव मैं जी, बात आप मान करके रहा हूँ। भागने वालों में से नहीं जाटव जी, है। आतंकवाद के मसले पर हम बात मैं करें। आतंकवादी की बात कर रहा हूँ थोड़ा ना। सा, मैं थोड़ा सा, संयम देखिए रखें। त्यागी जी, मैंने आपसे शुरू में ये कहा नहीं, था आप कि अपनी बात- आतंकवाद के मुद्दे पे सारी पार्टी को, सारे देश को हाँ। एक होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई मजहब नहीं होता। मैंने किसी को पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं आतंकवाद करी। से और निपटने के दूसरी लिए बात, अभी बंदूक जाटव में जी ने एक गोली बात और ये जहर कहा होना था। चाहिए, और वो जाटव जी ने आज एक जो बात है ये कहा था, हमारे आप सेना अभी और सत्ता में हमारे बैठे जो हो। सारे जो बल हैं देखिए, उनको कांग्रेस मिला है को बल। उसको उसके आप सत्ता में तो बैठ गए, मैं मान लेता हूं, लेकिन अब तो वो सरकार आ चला रही है, अब प्रधानमंत्री क्यों बिठा ब्लास्ट दिया, हो रहे हैं? आतंकवादियों अब क्यों को मौका आतंकवादी मिल गया, घटनाएं हो मालूम रही नहीं हैं? कुछ अब कुछ क्यों करेंगे। आगे बढ़ाइए आप? कहीं जाकर के ये तो आप जातिवाद करेंगे। का घेर खोल रहे हैं। देखिए, अरे आतंकवादी तो चलो अपने मुंह पे हाथ रख वो तो कर दूसरे देश के प्रधानमंत्री बैठा दिया ये तो आपने। भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। 10 साल ये तो भाई से भाई को हिंदुस्तान लड़ा रहे घूमता रहा। हैं। क्या कहाँ जा रहे 10 साल हिंदुस्तान त्यागी घूमा आज करके रख जितनी भी दिया आपने। घटनाएं हो रही हैं, जो भी ये बात करते हैं, देश को खंडित करने की बात कर रहे हैं। देश ये देश को को जोड़ने की 10 बात साल कहाँ कर रहे गूंगा हैं? बना करके रखा है साहब ये शुरू आपने। से, जब से देश आजाद हुआ है, गांधी जी का वध करने के टाइम से और आज तक ये देश को खंडित करने वाली बात करते हैं। ये तो मैं आपको एक चीज बता दूं बात को, ये हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं और हम जो न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, जो इतने देश के उसमें आ रहा है, तो उनको इनको लेकिन बहस जी, करनी आपको चाहिए। नहीं लग रहा है ये कि क्यों तिलमिला आतंकवाद रहे के हैं इस मसले बात के पर सभी पीछे? कहते हैं कि एकजुट होना चाहिए और अरे एकजुट इनकी होकर आगे सरकारें बढ़ना पहले इसको चाहिए। ठीक करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे राजनीतिक दलों में आपसी तालमेल इतना बेहतर है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है? एक्चुअल क्या है कि ये सारे हिंदुस्तान की एक परंपरा बन गई है कि हर चीज को हम राजनीति के लेके चल जाते औरों हैं में कमी निकालो और अपनी- वोट बैंक की अपनी- राजनीति यहाँ देश में शुरू हो जाती है। अभी जैसे जाटव जी कह रहे थे कि जैसे सवाल ये है कि अगर उधम सिंह नगर में या जो अभी गुरदासपुर में जो हुआ, वो आपके वहाँ पे भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन इतने अंदर तक 26 किलोमीटर अंदर तक आतंकवादी आए हैं, शहर के अंदर आईजी को मार गए हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल वहां पर है कि आप टोटल पे देखिए, वो कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ क्षेत्र है, ना, समय ना, लगेगा। ऐसा अभी नहीं देखो कह सही सकते, सही ऐसा नहीं कह सब सकते। सही होने जा रहा है। ऐसा नहीं कह सकते। अरे आप। कांग्रेस की तो हिम्मत में मेहरबानी रहेंगे। है। आप कांग्रेस ने पिछले देश को 8 साल आजाद से सरकार करा आपकी है वहाँ पे। दिया और आप उसको खंडित करने में लगे हुए। 8 साल से केंद्र वहाँ पे आपको अच्छी तरह 8 देखना साल से चाहिए। पंजाब में आपकी केंद्र सरकार है। वहाँ ये पर जो आप आदमी साथ देखती ले है, रहे हैं, वो केंद्र आजादी देखता की है। साथ नहीं ले रहे हैं। एक एक आदमी मैं- को मैं- एक एक कांग्रेस गोली पार्टी का है, जवाब जिसके देना अंदर पड़ता देखिए, है। जब से हमारी सरकार बनी है, कोई गोली का जाटव जवाब जी, नहीं ये देना। घटनाएं हो जाटव गई, जी, गुरदासपुर की हो एक मिनट सुन गई, लीजिए। वहां की हो गई, इतनी घटनाएं हो रही, ये कह रहे घटनाएं नहीं हो, कैसे त्यागी करोगे? देंगे, त्यागी क्या देंगे। करके मानोगे? सवाल ये है, आप जहां तक जवानों की आप बात कर रहे हैं, आप उनको डेमोरलाइज मत कीजिए। वो पहले भी उतने मुस्तैद थे, आज भी है। आज भी उतने ही। सीमा का आज जवान उनको खुले हाथ मिले। ऐसा आज नहीं है, उन्हें पहले भी मालूम खुला है। हाथ था। कौन कहता खुला हाथ पहले नहीं है? पहले उन्हें आप हर एक प्रचार चीज के करते लिए हो, ऑर्डर पहले लेना प्रचार पड़ता है। करते हो। हर एक चीज के लिए ऑर्डर लेना नहीं, पड़ता ऐसा है। नहीं होता है। जनरल वीके सिंह ने आप बॉर्डर पे गए नहीं आप। अरे देखिए, साहब, आप जनरल बॉर्डर पे वीके गए सिंह नहीं। ने एक साल से भारतीय जाटव जी, जनता पार्टी की एक ऑर्डर सरकार दिया। है। आप बॉर्डर पे गए नहीं, ये आपको पता ही नहीं। ये 1.5 साल के अंदर नहीं मानता। थोड़ा मानता। सा संयम आप रखिए। आप क्या माननी चाहिए भारतीय मैं जनता पार्टी? क्या मैं किसी- किसी मैं राजनीतिक बात नहीं कर देखिए रहा साहब, हूं। मैं मैं 1.5 साल में ये कहे कि हमने जनरल देश थे, को और बता दिया। उन्होंने कहा यार, एक पहले मिनट, क्या त्यागी जी, थोड़ा स्थिति सा थी संयम आप और बनाएं। आज जाटव जो जी, है आपसे भी नहीं स्थिति ये 1.5 साल में एकदम सोच रहे हैं, है। हमने देश को आज यहाँ किसी लेकर को चला। वहाँ पर काम पहले करने के IT लिए सेक्टर में कोई काम देखिए, होता था, मुद्दा- सब पहले पहले यहाँ वहाँ पर। सुधार हुआ, सब कुछ ये 1.5 साल में त्यागी जी, आप शांत रहिए, मुद्दा भटक जाएगा। बात एक बात नहीं हो राजनीतिक पाएगी। पॉइंट पे है। बिल्कुल। सवाल है कि चीजों को खराब मत कीजिए। हाँ, हाँ। देश का सैनिक पहले भी जांबाज था, आज भी जांबाज है। और रहेगा। और जांबाज एक था। मिनट यार, प्लीज मगर मेरी उसको- बात तो रख- उसको मुद्दा की बात बांध नहीं। रखा था जाटव साहब। जी, जाटव यार, जी, कोई नहीं जवाब बांध लीजिए। सकता किसी को भी। जाटव जी, बात कर क्या दी, बात क्या- करते हैं आप? आपका आपके जो सामने आपके सैनिक को गोली लगा, आपका क्या रुकेगा? प्रधानमंत्री जाटव जिस जी, वक्त में जाटव मोदी जी, के थोड़ा बैठा सा हुआ बात- है, कुछ आदेश जाटव नहीं दे रहा है जी। आप प्लीज थोड़ा सा संयम आप गूंगे पहले मेरी- प्रधानमंत्री को ऐसा है, बिठाने मैं- से पूरी साफ दुनिया बेकार आपको कर पूरा रहे मौका हैं। दूंगी।
सेना का बॉर्डर पूरा देखा कैसे होता है। देखिए सवाल ये है, हाँ। जब एक सैनिक को गोली लगती है ना, कोई कमांडर की नहीं सुनता उस टाइम में। आप कहां की बात कर रहे हैं, सीधी फायरिंग होती है। क्योंकि जब उनका आदमी मरता होता है, आपके घर में अगर किसी को कोई बाहर वाला आ जाए, हमला कर जाए, आप छोड़ देंगे? आप कानून की बात करेंगे? पहले आप सीधा हमला करेंगे। वो जवान कभी किसी के, ना तो उस टाइम कमांडर की हैसियत है उनको कमांड कर सके, वो पूरी छूट है।
और वो पहले भी थे और आज भी है। उनके ऊपर हम बिल्कुल शंका नहीं कर सकते। इंटरनल चलिए, फोर्स की बात, हम इंटरनल फोर्स की बात, मेरा जो सवाल है गुलेल, वो ये है- इंटरनल फोर्स की बात करें। गीतांजलि, गुलेल दे दी वहां पर कश्मीर में बहुत थोड़ा सा विपरीत है। यहाँ पर आतंकवाद ये से बात नहीं लड़ने है के कि लिए जवानों को गुलेल। पहले छूट पॉइंट दी पे और आए, ये सब बातें नहीं है। पॉइंट पे आएंगे। लेकिन बिल्कुल, गुलेल से देश आतंकवादियों की को बात- मारो। सुनिए, देश की मतलब जाटव नहीं, जी त्यागी को जी, ये- त्यागी ये- जी। जाटव जी नहीं ये त्यागी अब जी। देश की बात आ रही है। जाटव जी पता नहीं कौन सी दुनिया में त्यागी बात जी, कर रहे थोड़ा सा संयम हैं। बनाए इसी रखिए। फौज ने, इसी हिंदुस्तान की फौज ने, मैं सरकार की बात नहीं त्यागी कर रहा जी, थोड़ा सा हूँ, इसी संयम हिंदुस्तान बनाए की रखिए। फौज ने सन 71 की लड़ाई जीती मेरी है। बात- वाजपेयी जी के टाइम में लड़ाई देखिए, जीती यही है। तो- यही तो कारगिल युद्ध 65 की लड़ाई है, जीती है। हर ये राजनीतिक पता नहीं दल- कौन सी दुनिया हर में राजनीतिक क्या दल गुलेल दे अपने दी, आप को गुलेल दे दी। बेहतर बनाने की कोशिश में ही लगा देखिए, रहता है। टैंकों और से लड़ाई हो रही है, देश में हवाई जहाज से ये कह रहे हैं गुलेल से लड़ाई देश हो की रही है। सुरक्षा में सेंध लगी आपके है, लगती है, और मेरे ख्याल से यही आपके रात लगती प्रधानमंत्री रहेगी। के दादाजी, आसाम में हमारा आसाम प्रश्न में ये सरकार है करे दो कि छवि खराब मत करें कि गुलेल से लड़ाई हो रही है। आपके प्रधानमंत्री आप- जेल त्यागी करके जी, आए, थोड़ा देश सा- की ऊपर जहाँ से बट्टा चले लगा गए रहे। वहां आप पर तो- आसाम में आप तो- दंगा आप नहीं तो रोक देश पाए, की आतंकवाद साथ में नहीं रोक बट्टा लगा रहे हैं। क्या पाए। बात कर रहे त्यागी जी, हैं? आप मेरे- सारे ये देश कोशिश के साथ में आपका बट्टा लगा रहे एक ही नारा होता था त्यागी जी, इनका। ये गुलेल से लड़ाई लड़ते हैं वहां पे। जाटव जी, जितने जाटव भी- जी, मोरल डाउन देखिए, करें। जितने आप- भी सीमावर्ती आप- राज्य भारतीय हैं भारतीय जनता वहां आप पर दोनों क्या मेहमानों कहते से हैं, मेरा निवेदन है, पुलिस आप लाएंगे। प्लीज यहाँ राजनीति ना करें। नहीं, मैं देश- यहाँ मैं- देश मैं- की सुरक्षा मैं की बात गीतांजलि हो जी, रही मैं है, देशभक्त या पहले न्याय हूँ, की बात पार्टी हो बाद रही में। है, यहाँ ये- 9 ये- साल बाद आए ये इस न्याय भारतीय की बात जनता हो पार्टी रही है, के रूप में बैठ जिस पर करके उनका राजनीति नुमाइंदगी हो रही करने है, वाले क्या वहाँ राजनीति की जरूरत है या नहीं एक है? दो जवान है जो बॉर्डर ऐसे पे होती देश है की रक्षा कर रहा, उनका मनोबल नीचा त्यागी कर जी, रहे हैं कि ऐसे गुलेल से कैसे लड़ाई बात लड़ते बनेगी? हैं। एक त्यागी जी, मिनट, कैसे बात बनेगी? कैसे? आप थोड़ा सा संयम गीतांजलि, बनाइए। सवाल ये मेरा है। मुद्दा आज ये है एक कि मिनट 9 प्लीज, साल के बाद इस मामले में मुद्दे न्याय से मिला, मत आपको 9 भटकिए। साल क्यों लगे? और न्याय आने के बाद भी राजनीति क्यों हो रही है? न्याय आने के बाद भी संतुष्टि क्यों नहीं है? क्यों गीतांजलि किसी जी, को हमने बचाया जा सिर्फ रहा है? न्याय की और बात क्यों? करी थी, अगर लोगों हमने का सिर्फ कहना है कि आतंकवाद की बेगुनाह बात जो करी। ये बार बार कांग्रेस को लेके आते हैं, पता नहीं इनको क्या हजम नहीं होता। त्यागी जी, थोड़ा सा संयम आप बनाए मिनट। रखिए। मैं चाहती नहीं कि जी आप अपनी मैं बात- एक बात कह रहा हूँ, त्यागी जी, इस थोड़ा- देश के अंदर प्लीज। सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारी जो इंटरनल फोर्स है, जी। हम बॉर्डर की बिल्कुल बात न करें। बॉर्डर का सैनिक मुस्तैद है और जांबाज है और वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। इंटरनल जो फोर्स है उसमें पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ आज तक। आप ये देखें, सिंपल से एक बात बताता हूँ, एक थाने का थानेदार है, 24 घंटे का नौकर है वो। रात को 12 बजे ही भागना पड़ेगा उसे, बिल्कुल। दिन में भी भागना पड़ेगा। हमने उसको क्या फैसिलिटी दे रखी है? उसके अगर कुछ उसके साथ कुछ हो जाता था, अब थोड़े बहुत जो है जागरूकता आने लगी, उसके फैमिली को जो है हेल्प होने लगी। अदरवाइज पूछता कौन है? उनकी तनख्वाहें जितनी, वो क्यों बस्ट हो गए? बस्ट नहीं हो गए कि जो वेतन का जो सेगमेंट है और उनका जो काम का सेगमेंट है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो तो पुलिस रिफॉर्म आज तक उस विषय पे कोई सोच ही नहीं रहा है। मतलब वहां किसी भी मतलब सरकार ने, चाहे कांग्रेस को, चाहे बीजेपी को, चाहे समाजवादी को, कोई उनके बारे में सोचता ही नहीं है। और फिर हम उससे कहते हैं मुस्तैद रहे, वो चौकस रहे। सवाल ये होता है कि जब वहां पर हमने उनको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उनके वेतन के बारे में नहीं सोच रहे कि इनको कितना है, कि इनको जो है इधर उधर, अगर उनका बच्चा, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़े, वो भी चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले। अगर सैनिक के बच्चों को आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर सुविधाएं मिलती हैं, क्या फौज के जो है पुलिस वालों के लिए कोई हॉस्पिटल है? कोई ऐसी स्पेशल व्यवस्था है कि उनके बच्चों को स्पेशल फैसिलिटी मिले? आर्मी वालों के लिए आपके सीधा जो है सेंट्रल स्कूल के अंदर, आप आप ये एजुकेशन के कहना अंदर, चाहते हैं कि अगर उनके लिए भी बहुत अच्छी हाँ, उनके बारे में सुविधाएं हो, तो सोचना शायद वो और चाहिए। ज्यादा अलर्ट होकर काम यस, वो रिफॉर्म। देखिए सवाल, अगर आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है, आप उनको अच्छी परवरिश दे रहे हैं, उनको पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, उस आदमी को मुस्तैद होने में दिक्कत नहीं आएगी। जाटव जी, अब जवाब दें आप। मुझे तो ये जो बात कही इन्होंने वो एक मतलब तर्कहीन लग रही है कि हमारे जो इंटरनल जो पुलिस है उसको भ्रष्टाचार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो इस तरीके की सारी फैसिलिटीज उसको नहीं मिल रही। शायद नेगी जी को जानकारी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी फैसिलिटीज होती हैं, मेडिकल एम जो है वो कहीं से भी उनको रियम्बर्स होता है, कहीं भी ट्रीटमेंट करें, वो मेडिकल फैसिलिटीज या जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो सब मिलती हैं। ये कहना है इनका कि मेरे को तो मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, अच्छे पैकेजेस हैं, अच्छी सैलरी है और वो भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार उनको सैलरी मिलती मेरा ख्याल है। नेगी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कुछ और बेटर उन्हें मिले तो शायद उनका जो जज्बा है, देखिए सवाल ये है, वो नहीं है। देखिए वो फैसिलिटी नहीं है। आप ये कहना आप पुलिस वालों को बैठाओ पहले अपने सामने, तो पता लगेगा आपको ये कहना वो कितना दुखी है। ये कहना कि एक सेना में एक व्यक्ति जो सैनिक है वो गोली तब चलाएगा जब उसको इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये क्या है? ये कोई भाषा नहीं है। देखो, एक नॉर्म्स बने हुए हैं भारत सरकार के, उसके हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी आर्मी के तमाम डिफेंस को जो सुविधा दी है
वो उसका ख्याल रखते हुए पीछे से पिछले 42 साल से जो वो केस लड़ रहे थे और प्रयास कर रहे थे, उसको भी हमने पूरा भी किया है। हम लोग किसी भी तरीके की ऐसी कोई मांगे जो जायज मांगे हैं उसको किसी सूरत में रोकने वाले नहीं है। और आपको मालूम है कि 42 साल से उन लोगों ने, सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, जाहिर सी बात है जो 47 साल से यहाँ पे शासन कर रहे थे उन लोगों से गुहार करी और अब जाकर के उनकी मांग की पूर्ति हुई है पिछले महीने ही। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सबका ख्याल रख रही है जी। उन पर बहरहाल मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से अभी ये बातचीत आपने देखी, आपको नहीं लगता कि तमाम राजनीतिक दल आतंकवाद के मसले पर एकजुट होने की बात तो करते हैं लेकिन एकजुट नजर नहीं आते, और शायद ये भी वजह है कि आतंकवाद अपनी जड़ें लगातार पसारने की कोशिश देश में कर रहा है? मैडम, ये तो आप देख रहे हैं, अभी हमारे बड़े भाई त्यागी जी अभी मुद्दे से ही भटक रहे हैं। मुद्दा क्या है और ये ले जाते हैं राजनीति पे। राजनीति में जितने भी ज्यादा नेता हैं, जितने भी पार्टी हैं, सब अपने कुर्सी की लड़ाई पे विशेष ध्यान देते हैं और देश में क्या हो रहा है उस पर बाद में देखते हैं। पहले अपनी कुर्सी बने और उसके बाद में देश का दिखाई दे। बाकी रहना तो सबको एकजुट चाहिए और जितने भी पार्टी हैं सभी को एक साथ आना चाहिए आतंकवाद के लिए, और आतंकवाद सभी लोग मिलकर, सारी पार्टियां मिलकर ही इसमें कुछ उपाय निकालें। बाकी ये सब अपने मुद्दे से भटक जाते हैं, अपनी बातों से भटक जाते हैं। बाकी इन्हें सिवाय राजनीति और कुर्सी। निखिल जी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 9 साल के बाद इस पूरे मामले में इंसाफ आया लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है? कुछ लोगों का कहना है कि जो आरोपी थे उन्हें तो सजा ही नहीं मिली है, जो बेगुनाह है उन्हें सजा मिल गई है। तो ये 9 साल का जो वक्त है, क्या ये ऐसे ही बीत गया? क्योंकि एक एक तथ्य को खंगाला जा रहा है, छाना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बातें हैं। याकूब मेमन को फांसी हुई तब भी आखिरी पल तक भी ये कहा जा रहा था कि फांसी जो है, कुछ लोग कह रहे थे कि फांसी जो है वो गलत हो रही है। ये क्यों होता है नेगी जी? बेसिक चीज क्या है कि जब ब्लास्ट हुए थे वो ब्लाइंड केस था, एकदम से कुछ नहीं पता लग रहा था। धीरे धीरे उसकी कड़ियां जोड़ते जोड़ते उसके बाद गवाह सामने आने लगे। अब सवाल यह है कि जब आतंकवादियों के खिलाफ गवाही देने में सबसे बड़ी चीज है कि डर उन लोगों को, गवाहों को भी होता है कहीं। अब जो 151 गवाह हैं, इनके पीछे लोग खड़े हैं, ये ऐसे नहीं खड़े थे, इनके पीछे पूरी जमात खड़ी है और उनको भरोसा दिलाया गया, उनकी सुरक्षा की पूरी बात हुई है, तब जाके ये सामने चीजें खुल के आई हैं। पुलिस में टाइम क्यों लगा ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन इसमें जो पुलिस ने जो चार्जशीट तो अपने टाइम पे जमा कर दी, बहस में उन गवाहों को उनके बयान लेने में, उनसे तर्क वितर्क करने में इतना टाइम लगाना, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो है न्याय व्यवस्था में जो हमारा जो वकीलों का जो नेक्सस है वो इसको चलने नहीं देता, वो फास्ट नहीं होने देता। लेकिन ये कैसी मानसिकता है निखिल जी कि ये कहा जा रहा है कि 12 जो दोषी, इसमें जो आरोपी साबित हुए, दोषी करार दिया गया है, उनके प्रति थोड़ी सी नरमी रखी जाए, क्योंकि वो तो एक तरह से एक प्यादे थे, एक चाल चली जा रही थी, उसके प्यादे थे। तो ये क्या बचाव की दलील होती है? आप गुनाह कर रहे हैं, आप इतने लोगों की जान आपके गुनाह से जा रही है, तो सीधे सीधे आप दोषी हैं। वहां पर ये अपील जो है वो क्यों की जाए? ये किस तरह की मानसिकता है? ऐसा नहीं कि मैं इसलिए उनके जो है उसमें नहीं कह सकता, क्योंकि वो सारे के सारे बालिग थे। मेरे ख्याल आज की डेट बोल कर मैं वही कह रही हूँ, ये नरमी दिखाने की कैसी अपील है? इतने सारे लोगों की जान चली गई, आप कहते हैं कि सारे थे, और उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। सवाल है गुनाह है, उन्होंने चाहे किसी बहकावे में क्या गुनाह किया है, अगर गुनाह करने के बाद उन लोगों का क्या जवाब है कि जो 189 जो है मर गए हैं, उनका कौन जवाब देगा? उनके फैमिली को कौन जवाब देगा? जो 1817 लोग जो है घायल हुए हैं, जिनके कईयों का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, कोई जो है घर में अपंग पड़ा हुआ है, उनके परिवारों के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो उनको बचाने की बात आज कर रहे हैं, उनको बेगुनाह समझ रहे हैं। उन्हें मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़े देश के जो है गुनाहगार हैं, और वो उनको सोचना चाहिए कि अगर गुनाहगार को आप बचाने की बात कर रहे हैं, चाहे आप एक नई बात कह रहे हैं कि आप वो युवा हैं जी, अरे उन युवाओं को जिन्होंने बहकाया, जो उनके मास्टरमाइंड बाहर से उनको कर रहे हैं, क्या उनके परिवार में लोग नहीं थे? उन परिवार के लोगों ने उन्होंने समझाया कि वो कहां जा रहे हैं? वही मेरा प्रश्न है, ये अपील की क्यों जा रही है? जो गुनहगार है वो गुनहगार है, चाहे उससे गुनाह कराया गया हो तो भी वो गुनहगार है, उसने खुद गुनाह किया तो भी वो गुनहगार है। फिर आखिर ये सब क्यों होता है? त्यागी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी कितना जी आपको पहले भी कहा था कि इस हमारे जो न्यायपालिका है और जो हमारे वकीलों का जो रवैया है, इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। जैसे मैं डिले का बता देता हूँ आपको, ये तो 9 साल में जैसे हम लोगों ने बात करी, ये तो एक बहुत जल्दी आ गया। अब हमारी एक जुडिशरी में एक ऐसा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों के लिए बहुत सख्त सजा होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, इसके अंदर ये एक ऐसा सिस्टम है कि सपोज करो केस चल रहा है और मान लिया गवाह की वो आ गई कि भाई एक गवाही होनी है,
तो उसमें क्या है कि जो बचाव पक्ष जो है कि एक एप्लीकेशन दे देगा, मान लीजिए उनकी अर्धांगिनी की तरफ से दे देगा कि जी ऐसे ऐसे जो है ना इसके कमाने, इसको खिलाने वाला कोई नहीं है, बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं है। वो एप्लीकेशन लगने का मतलब ये है कि 6 महीने आप लेट हो गए उसमें, जब तक वो दूसरा पक्ष जो उसका जवाब नहीं देगा, उस पर कुछ बहस नहीं हो जाएगी, जब तक उसका वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाएगी, समझ लीजिए आप उसको 6 महीने चले गए आप उसको। मेरे कहने का मतलब यह है जब तक इसकी समीक्षा नहीं होगी, जब तक इसकी कोई जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक ये हमारी जुडिशरी का ऐसे लंबा लंबा इतिहास बढ़ता चला जाएगा, रास्ता चला जाएगा, और उसी के अंदर हमारी एक न्याय आने के जाटव जी, क्या ये कहावत जो चलती है कि कोर्ट में मामला है, अरे अभी तो सालों लगेंगे फैसला आने के लिए, क्या ये कहावत, ये लाइन, ये टैगलाइन क्या हमारी न्यायपालिका से दूर होगी कभी? क्या व्यवस्था इतनी उचित हो पाएगी? मैं उससे पहले आपका एक जवाब मैं पहले दूंगा जी। जो अभी विधवा विलाप चल रहा है इन लोगों के फांसी और इनकी सजा की घोषणा पर, बटला हाउस एनकाउंटर आपको याद होगा, बटला हाउस में जो वो घटना हुई थी, हमारे इंस्पेक्टर वो मोहन शर्मा उसमें शहीद हुए थे। उसमें जो आतंकवादी शहीद हुए थे उस पर यही लोग, आतंकवादी मारे गए थे, हाँ आतंकवादी मारे गए थे, उनके मारे जाने पर यही लोग जो आज विधवा विलाप कर रहे हैं उस वक्त भी रो रहे थे। है दिल्ली में इस वक्त जो सरकार बनी हुई है, उन लोगों ने भी उसको वही विलाप करके कि हमने उनको खो दिया। आज वही लोग जो उस वक्त बटला हाउस के जो आतंकियों के लिए विधवा विलाप कर रहे थे, वही लोग आज उसी के लिए रो रहे हैं। और ये जो चीजें हैं ये समाज को बांटने का काम करती हैं, समाज को बांटने का काम करती हैं। और इस चीज के लिए हमें आतंकवादी के लिए विलाप करना, हाँ आतंकवादी के लिए विलाप करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सख्त से सख्त नियम होने चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिम्मेदारी जो है सत्तारूढ़ पार्टी है उसी पर होती है। बहरहाल बहुत कम वक्त मेरे पास रह गया, त्यागी जी बहुत कम शब्दों में आपकी टिप्पणी। बहुत कम शब्दों में बोल देता हूँ। देखिए जाटव जी तो हर चीज को राजनीति में ले आते हैं। अभी आपने याकूब मेमन को जो फांसी लगी थी तो आपने देखा होगा उसके अंदर, तो जो न्यायपालिका में जितना टाइम लगा वो एक अलग बात है, लेकिन फांसी लगने के बाद भी अब फिर पार्टी पॉलिटिक्स में बात आती है, उसमें क्या मतलब पार्टी की मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब आतंकवाद के होते जो मैं कहना चाहूँ आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम देखिए हम कह तो बड़े सहज भाव से देते हैं कि हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। अब जब न्यायपालिका ने अपना फैसला सुना दिया तो लोगों को अपनी प्रक्रिया नहीं देनी चाहिए, प्रॉब्लम ये है किसी भी उसमें प्रक्रिया नहीं देनी चाहिए। नेगी जी ये उस वक्त विलाप शुरू कर देते जी, आपकी फाइनल तो यही है। प्रतिक्रिया। ऐसा है कि सवाल है कि मैंने एक पहली बात कह दी थी कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, वो आतंकवादी है जो हमला करता है, जो दूसरों को जो नुकसान पहुंचा रहा है, हम उस पर नहीं, और उसके पास सजा पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और पूरा समय दिया जाता है। मैंने पहले भी बता दिया, हिंदुस्तान की न्यायपालिका बहुत सक्षम है, समय लगता है। आज भी हमारे लाखों केस फंसे पड़े हैं। मुझे याद है कि इलाहाबाद में केस हुआ था कि बूढ़ा आदमी मुझे मिला था, तो मैंने कहा ताऊ कितने दिन लगे, तो कहने लगे जब मेरी मूछें धौली थी वो भाई काली थी, अब धौली हो गई हैं, अब जाके फैसला हुआ, ये भी कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मतलब सवाल है कि हमारा न्याय व्यवस्था में एक पूरी उम्र गुजर जाती है, उम्र गुजर जाती है और उस आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। तो उस प्रक्रिया को थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है। जाटव जी, मेरा तो यही कहना है कि जैसे अभी सारी बातें निकल करके आ रही है कि ये बिल्कुल विलाप बंद होने चाहिए। जिस तरीके से अभी पीछे याकूब मेमन और इसके सारे विषय हमारी न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए कि उन्होंने जो इंसाफ किया है आज एक ट्रेंड बन गया ना, आज एक ट्रेंड बन गया गीतांजलि। तमाम तथ्य खंगाले गए होंगे तब जाके फैसला सुनाया, फिर इसमें रियायत की बात कहां से आ गई? गीतांजलि जी ट्रेंड बन चुका है कि अगर आतंकवादी को सजा दी जाती है तो उसका वोट बैंक लेने के लिए विलाप करना शुरू कर दो, दहाड़ना शुरू कर दो, रोना शुरू कर दो। आज ये स्थिति पैदा हो चुकी है और ये जो विपक्षी दल जिनकी स्थिति, जिनका वोट खत्म होता जा रहा है, वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति का वोट हमें मिल जाए, इसलिए इसके रोने से हमें वोट मिल जाएगा। तो ये गंदी राजनीति, साहब अच्छे काम करोगे तो वोट मिलेगा। ये आतंकवादियों के लिए रोना बंद करो आप लोग, आतंकवादियों के लिए रोना बंद करें आप।
आतंकवादियों की गतिविधि तो सारी रिपोर्ट इनके पास और होती ये है। सारी पार्टी एकजुट होकर इस आतंकवाद के सारी न्यूज़ इनके पास खिलाफ होती है। त्यागी जी, भारतीय जनता त्यागी पार्टी जी, के पास बहुत होती है फाइनल सारी प्रतिक्रिया न्यूज़। मुझे लेने दे धर्मेंद्र जी। सर यही तो कह रहे हैं, हमारे पास धर्मेंद्र जी। इन्फॉर्मेशन होती है कि आतंकवाद मदरसों में पर क्या सारी गतिविधियां पार्टियां चल रही एक है, साथ चल रही रहें, है। आतंकवाद पर सारी मैं पार्टियां तो एक साथ समर्थन कर रहा हूं इनकी बात एक का। साथ खड़ी हों और न्यायपालिका ने जो भी न्याय दिया है वो सही दिया है, बिल्कुल जनता के हित और में दिया है। न्यायपालिका के न्याय पर मेरे ख्याल से उंगलियां उठाना बेहद नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बहुत है। अनुचित है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं अगर होना। ऐसा होता है तो आतंकवाद को बढ़ावा भी मिलता है, क्योंकि हर आतंकवादी फिर ये सोच सकता है कि मैंने जो काम कर दिया, इतने लोगों की जान ले ली, उसके बाद में 8-9 साल के बाद इंसाफ होगा और उसमें भी मेरे लिए कहीं ना कहीं शायद थोड़ी दया की उम्मीद बच अपील करूंगा जाएगी। देश आतंकवाद में को सीधे दया सीधा और बढ़ावा अपील देगा। कि इनके महाराज, पास सारी गतिविधि की जानकारी होती है, आतंकवादी का भी खुद ही चलिए, कह रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत अब इनको शुक्रिया। कहो कि ये उसके ऊपर एक्शन आप ले। सभी का आप शामिल आतंकवादियों होने पर के लिए- विलाप बंद करें आप साहब, सभी का बहुत बहुत आतंकवादियों के शुक्रिया ऊपर इस विलाप चर्चा में बंद शामिल करें। होने के लिए। तो न्यूज लाइन में जी। आज हमने बात की है कि आतंकवाद के मसले पर क्या सबको एकजुट होने की जरूरत है। वाकई सबको एकजुट होने की जरूरत है और इसी तरह से एकजुट होकर न्यायपालिका पर भी, न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। 9 साल के बाद इंसाफ आया है, लेकिन उसके बावजूद राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आतंकवाद पर भी राजनीति शुरू होगी तो देश से आतंकवाद का नामो निशान कैसे मिटेगा, एक बड़ा प्रश्न। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।